Hello everyone, welcome to all of you in संजय पांडे क्लासेस। आई एम योर साइंस टीचर सौम्या सिंह। चलिए, तो हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोगों ने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी बेसिक चीज़ें या फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है, जैसे सेल्स और स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें देख लिए थे। अभी हमें नेक्स्ट पार्ट में सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना था। तो सेल ऑर्गेनेल्स, तो हमने क्या बताया था कि जो सेल फंक्शन करती हैं तो सेल ऑर्गेनेल के थ्रू करती हैं, मतलब हर सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनका अलग अलग काम होता है और इन्हीं ऑर्गन्स के थ्रू हमारी बॉडी फंक्शन करती है। वैसे ही सेल, अगर हम सेल को एक पूरा सपोज करें कि वो एक पूरी बॉडी है, तो उसके भी ऑर्गन्स हैं और उसके भी ऑर्गन्स हैं, तो वो भी क्या, सारे ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन होगा और उन्हीं सारे ऑर्गन के फंक्शन के थ्रू वो सेल भी फंक्शन करेगा। तो चलिए, ये हैं सेल के कुछ ऑर्गेनल्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, और ये सेल कैसी है, तो ये सेल यूकैरियोटिक है, ठीक है। हम लोग एडवांस सेल की बात कर रहे हैं। तो एडवांस सेल में सबसे पहले, जैसे ये पूरी सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये क्या है, ये प्लास्टिड है, ये वैक्यूल है और ये गोल्गी अपैरेटस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कह सकते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर। अपनी लैंग्वेज में हम इसे मैन्युफैक्चरर, मतलब इसका जो काम होता है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर करना। गोल्गी अपैरेटस को हम ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं। ये क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है वो इनको पैकेज करके डिस्पैच उनको करता है, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। लाइसोसोम को हम डस्टबिन के जैसे कर सकते हैं अज्यूम, इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं ये मैन्युफैक्चरर हुआ, ये क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्टर हुआ, तो इसको हम डस्टबिन लेते। अभी हम आपको बताएंगे कि क्यों हमने इनका ये नाम लिया। इनके फंक्शन ही कुछ ऐसे हैं कि अगर हम डेली लाइफ से इनको कंपेयर करें तो हम इनको यही नाम देंगे, ठीक है। ठीक है, ये डस्टबिन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कह सकते हैं। प्लास्टिड का काम होता है कलर प्रोवाइड करना। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं, तो ठीक है। और ये है वैक्यूल का काम होता है, ये एज कह सकते हैं वेयर हाउस के जैसे काम करता है, मीन्स इसका काम जो हो वो स्टोरेज करना है, ठीक। अब हम एक एक सेल ऑर्गेनेल को स्पेशली उसका डायग्राम बनाकर उसके क्या क्या फंक्शन है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे और क्यों हमने उसको मैन्युफैक्चर कहा, क्यों हमने उसको ट्रांसपोर्टर कहा, क्यों इसे डस्टबिन कहा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं। अब हम इसे मैन्युफैक्चरर क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं ये अभी हमें इनके फंक्शंस के पता चलेगा। पहले देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब और शीट्स होते हैं उनका एक लार्ज नेटवर्क होता है, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट्स, ठीक है। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये लिपिड, फैट और क्या प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। तो ये दो तरीके के हो गए, दोनों का काम अलग अलग है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन से पता चलेगा कि इसे क्यों मैन्युफैक्चरर कहा गया। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंटली यूज्ड इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। सेकेंड पॉइंट है कि ये क्या बनाते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं वो कौन बनाता है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है, ये क्या करती है, अगर हम लीवर सेल की बात करें, इन केस ऑफ लीवर सेल इन ऑफ वर्टेब्रेट, तो ये क्या करती है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेते रहते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होती हैं या पॉइजनस होती हैं। तो जो SCR होता है वो वर्टेब्रेट में क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजनस चीज़ों को, क्या करता है, टॉक्सिक हम लोग लेते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो हम तीसरा पॉइंट इसका ये फंक्शन बता सकते हैं, इन केस ऑफ लीवर सेल ऑफ वर्टेब्रेट डिटॉक्सिफाई द पॉइजन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि जो हमारी लीवर सेल, अगर लीवर सेल की हम बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, तो जो उसमें पॉइजन आता है या टॉक्सिक चीज़ें हम लेते हैं उसको ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, अगर हम अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो लगातार कोई भी अगर आप पॉइजन लगातार ले रहे हैं, कितना डिटॉक्सिफाई करेगा, ये लगातार काम करता रहता खराब हो जाता है। और तभी क्या होता है, हमारा लीवर डैमेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉइजनस होती हैं और हम उनको लेते रहते कब तक डिटॉक्सिफाई करेगा। यही वजह है कि ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, लीवर सेल पे, क्योंकि अब उससे ज़्यादा डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा। तो चलिए डिटॉक्सिफाई की बात, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात, तो इन्हें मैन्युफैक्चरर क्यों कहते हैं, क्या करते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से कह दें कि ये इनको मैन्युफैक्चर करते हैं, किसको, एंजाइम्स और हार्मोन्स को। ठीक, अब मैन्युफैक्चर तो हो गया एंजाइम हार्मोन, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर की। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो मैन्युफैक्चर हो गई, क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, पहले उसकी पैकेजिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, डिस्पैच करेंगे। चलिए, तो ट्रांसपोर्टर का काम क्या करता है, गोल्गी अपैरेटस करता है, उसको भी देख लेते हैं। गोल्गी अपैरेटस, तो गोल्गी अपैरेटस की बात की जाए तो ये है डायग्राम। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, तो ये भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल अरेंज्ड रहते हैं और इसी ग्रुप को स्टैक कहते हैं या सिस्टर्न कहते हैं। ठीक, फिर आता है इनका फंक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा, ट्रांसपोर्टर ये क्या करता है, जो वहाँ मैन्युफैक्चर होता है वो यहाँ पर पैक करके डिस्पैच करता है। ठीक है, सेकंड, पहला फंक्शन तो ये हो गया, सिंपल शुगर को ये कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करता है, दूसरा फंक्शन हो गया। एंड थर्ड, ये लाइसोसोम को का फॉर्मेशन भी करता है। अब लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे करता है, वो जब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या काम होता है, कैसे लाइसोसोम फॉर्म करता है। तो ये हो गया हमारा गोल्गी अपैरेटस। होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। हाँ, अब बात आती है लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम को क्या काम होता है, सबसे पहले ये इसका डायग्राम है। डायग्राम क्या है, ये मेम्ब्रेन, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो मेम्ब्रेन सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, कि ये मेम्ब्रेन सैक होता है जो किससे फिल रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और तो हमने आपको क्या बताया था कि जो गोल्गी अपैरेटस होता है उसका एक फंक्शन होता है क्या, लाइसोसोम को फॉर्म करना। तो वही क्या करता है, डाइजेस्टिव, देखो क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर है तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो आया कहाँ से, कौन लेकर आया, तो वो गोल्गी अपैरेटस लेकर आया। तो ये हो गया फंक्शन। अच्छा हाँ, इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं बताते हैं। पहले इसका पहला फंक्शन देते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, तो ये क्या करता है कि जो भी बाहर की चीज़ें जाती हैं उनको ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू, मतलब जो भी बाहर की चीज़ें सेल में जाती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू ये क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। अब इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, तो इसका काम क्या होता है, सुसाइड बैग इसको इसलिए कहते हैं जब यही जो ये सेल, जब ये काम करना, जो सेल होती है ये काम करना बंद कर देती है, तो जब ये काम करना बंद कर देती है तो ये खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है। ठीक है, मतलब जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इसमें पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं, इसी वजह से इसी को खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। इसका ये जो यही फंक्शन होता है, यही रीज़न होता है कि इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने इसको बताया था डस्टबिन, एज अ डस्टबिन भी, तो बिल्कुल जैसे जो भी बाहर की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इसी में जाती हैं और डाइजेस्ट करता है। तो डस्टबिन का भी क्या काम होता है, क्या करता है, अपने अंदर रखता जाता है। ठीक है, तो वही इसका काम है। तो अब लाइसोसोम हो गया। अभी नेक्स्ट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम कर रहे थे, अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये एनर्जी जनरेट करती है एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये होता है एटीपी का फुल फॉर्म।
अब हमने इसके इस डायग्राम में देखा कि जो इनर सरफेस है और आउटर सरफेस है, तो हम ये देख सकते हैं कि इनर सरफेस ऐसे 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 डीपली फोल्डेड रहता है, इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो एटीपी फॉर्मेशन जब होता है तो ये सरफेस एरिया बढ़ा सके, इसलिए इसका ये जो ऐसे ये डीपली फोल्डेड होती है। ठीक, नेक्स्ट इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो हमें पता चल गया कि पावर हाउस का काम क्या होता है, एनर्जी जनरेट करना। अब ये भी एनर्जी ही जनरेट करती है, तो हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और आरएनए भी होता है, और खास बात ये कि ये खुद के लिए प्रोटीन्स बना सकती है। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड्स। अब हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं। ये हमने आपको जब डिफ्रेंशिएट किया था प्लांट और एनिमल सेल तभी बताया था। ये है प्लास्टिड का डायग्राम। इसकी जो ये आउटर लेयर होती है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड का काम क्या है, फंक्शंस क्या है। प्लास्टिड दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट और सेकेंड होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस या वाइट कह सकते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये कलरलेस होता है, और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर्ड होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्रोमोप्लास्ट की हम कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इसी की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी इसका एक पार्ट होता है, और फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट की बात हो गई। अब अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस होता है, इसका क्या काम है, तो ये क्या करता है, स्टार्च ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये स्टोर करता है। स्टार्च ऑयल प्रोटीन ग्रैन्यूल्स इन सब चीज़ों को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये काम हो गया ल्यूकोप्लास्ट का। अभी हम लास्ट सेल ऑर्गन अपना पढ़ लेते हैं, वैक्यूल। हमने बताया था कि वैक्यूल को वेयर हाउस या कह सकते हैं, क्योंकि उसका काम क्या होता है, स्टोर करना चीज़ों को। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में नॉर्मल होता है, मतलब प्लांट सेल के अकॉर्डिंग नॉर्मल होता है, स्मॉल होता है। तो अब वैक्यूल, और हमने पढ़ा था कि अमीबा का एक फूड वैक्यूल स्पेशल होता है। तो ये था कुछ वैक्यूल का ऐसे डायग्राम था। सेल में ये लार्ज होता है, इसको हम वेयर हाउस कहते हैं क्योंकि इसका काम होता है स्टोर। तो ये स्टोर क्या करता है, तो ये अमीनो एसिड, शुगर, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, स्टोर, इन सब चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, स्टोरेज का काम करता है, इसी वजह से इसको वेयर हाउस हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो ये हुआ वैक्यूल। आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स थे हम लोगों ने उनको पढ़ लिया। अभी हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी की जब भी बात आती है हमेशा दो साइंटिस्ट याद आते हैं, कौन से, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने 1838-39 में सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या थी, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल थ्योरी में इन्होंने यही बताया जो सेल होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो हमने आपको क्या बताया था कि सिंगल सेल भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वही इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो वन या मोर देन वन सेल से बने होते हैं मिलकर। ठीक है, एंड थर्ड आपको बताया गया कि जो भी सेल्स होती हैं वो दूसरे सेल से अराइज होती हैं, किसके थ्रू, सेलुलर डिवीजन के थ्रू। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली। होप सो आपको जो भी डाउट्स रहे होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, और आपको ये एंड फर्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।